हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि आपका 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है साइंस का। उसमें आपका ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके अंतर्गत आने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको लेकर के चलते हैं। 100% बच्चों इसमें से ज़रूर प्रश्न आएगा बहुविकल्पी प्रश्नों में से, अक्सर एग्जाम में आता है। तो आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब जो है वो सदैव ही सीधा प्रतीत होता है। तो जो दर्पण है वो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर विकल्प के रूप में आपके पास दिया है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पर इसका जो है जो डी वाला विकल्प है बच्चों, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है इसको जो है आप सही कर लीजिएगा, समतल अथवा उत्तल होगा, तभी जो है आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये जो दिया हुआ है इसमें है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके पहले जो है इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हमेशा एग्जाम में हर साल आता है, हो सकता है इस साल भी आया आपका। तो ये है क्वेश्चन आपका, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। 1 नंबर का पक्का ये आने वाला है, या इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा बना करके, जिसमें या तो फोकस दूरी दी होगी, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, या त्रिज्या दी है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, या तो फिर संबंध होगा। तो फोकस दूरी बच्चों हमेशा वक्रता त्रिज्या की जो होती है वो आधी होती है, ये इसका ये विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फोकस दूरी जो है ज्ञात करनी है, त्रिज्या दी हुई है आपके पास में 32 सेंटीमीटर, तो उसका आधा 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। बी वाला विकल्प सही होगा। निश्चित क्वेश्चन जो है इसमें से आना ही आना है बच्चों, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो सूत्र याद रखिएगा, इस पर आधारित प्रश्न निश्चित रूप से होगा। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न है जो आपका आ सकता है, वो है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के अगर वेग की बात करें जाए तो बच्चों निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस साल के एग्जाम में 4 अप्रैल के पेपर में, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो यहाँ पर किस दर्पण के सामने अगर हम बात कर रहे हैं कि किस दर्पण के सामने ऐसा होगा कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बने, तो वो है आपका बच्चों अवतल दर्पण। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, अवतल दर्पण सही होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? वैसे हम देखते हैं बच्चों तो आकाश हमें आसमानी कलर का दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर जब हम चंद्रमा से देखेंगे आकाश को तो वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि चंद्रमा से देखने पर जो है आकाश जो है हमें काला दिखाई क्यों देता है। तो यहाँ पर वो प्रश्न की चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ वैकल्पिक रूप से अगर आएगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। याद हो गया आपको बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, वो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की बात करी जा रही है और उसकी फोकस दूरी की बात की जा रही है बच्चों। तो हमेशा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। ठीक है, याद हो गया आपको? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। निश्चित रूप से ये प्रश्न आने ही वाला है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2f बराबर r या f इक्वल टू r/2, ये इसका जो है ये सूत्र, इस पर आधारित या तो प्रश्न आएगा या तो फिर ये संबंध आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिबिंब में से होकर के गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो है वो किस रंग का होता है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर जो है अगर विचलन की बात आ रही है कि विचलन अगर कौन से कलर का सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन जो है वो ज़्यादा होगा। विचलन वाह समझिए और बा समझिए, वाह और बा एक जैसे हैं, तो बैंगनी रंग याद रहेगा आपको कि जब श्वेत प्रकाश गुजरता है प्रतिबिंब में से तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों। इसके अलावा ये 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग की आवृत्ति भी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी विकल्प इसका सही होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है वो हमें आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। क्रांतिक कोण जो होता है उसका मान अधिकतम किस कलर के लिए होता है? लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है वो अधिकतम होता है। यहाँ पर बी विकल्प सही है, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद बच्चों लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वैकल्पिक प्रश्न, अवतल लेंस एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो सही विकल्प होगा आपका सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। तो अब अवतल लेंस की बात की जा रही है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो है एक प्रश्न और पढ़ लीजिए, नीचे दिया है एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर 2D हो जाएगी, यहाँ पर इसकी क्षमता की बात हो रही है, यहाँ पर 2D इसकी जो है क्षमता हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरे वैकल्पिक प्रश्न हो गए। मुश्किल से 10 प्रश्न जो हैं वो 10 या 11 प्रश्न जो हैं वैकल्पिक प्रश्न बताए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न आ जाएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन्हें जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम केवल बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों वो है आपका स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। निकट बिंदु की बात आ जाए या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आ जाए तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। आने ही वाला है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो जरूर इसको याद रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश जो है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका जो है, यहाँ पर जो है इसका ए विकल्प सही होगा, परितारिका हो जाएगा इसका विकल्प। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है आपका चौथा प्रश्न, ये है आपका मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है। तो जो मनुष्य का जो अगर मान लीजिए उसके आँख खराब नहीं है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब जो है वो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न, जो कि आपका है यहाँ पर ये प्रश्न है स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु। यहाँ पर दूरबिंदु की बात आ रही है तो अनंत पर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर यहाँ पर निकट बिंदु की बात आती है तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, अगर दूर बिंदु की बात आती है तो वो है आपका अनंत। 100% इसमें से ज़रूर ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल रिपीट होता है, किसी न किसी पेपर के उसमें कोड में होगा ही होगा बच्चों ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है वो आपका दूरबिंदु की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका निकट दृष्टि दोष अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा लेंस वो लगाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निश्चित रूप से वो कौन सा लेंस लगाएगा, अवतल लेंस लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर दर्पण मत लिख दीजिएगा, अगर दर्पण तो आँख पे लगता नहीं है इसलिए लेंस की बात हो रही तो अवतल लेंस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होगा, अवतल लेंस लगाएगा अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न है आपका दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा, रेटिना से पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका अगर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है अगर 5 मीटर की है तो क्षमता इसकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है माइनस में आएगी, -0.2D आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आपका दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष है बच्चों तो अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं, अगर मान लीजिए दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा प्रयुक्त करेंगे, उत्तल लेंस प्रयोग करें, वो आपको लेके चलना है। यहाँ पर उत्तल लेंस इसका विकल्प जो है वो सही होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए उत्तल लेंस जो है विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो है आपका जो आपका है बच्चों 14 नंबर का प्रश्न, मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो जो रेटिना पर बच्चों प्रतिबिंब बनता है वो होता तो उल्टा है लेकिन हमें दिखाई कैसा देता है, सीधा दिखाई देता है। बी विकल्प सही होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है, सीधा दिखाई देता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, दिखाई हमें सीधा देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वो रिपीटेड है, वो प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि दूरबिंदु जो है वो क्या होगा, अनंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका 20वां प्रश्न जो है आपका मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है वो कौन सा होता है। तो जो हमारी आंख होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा, यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इसके कुल मिलाकर हमने मुश्किल से 8 या 10 प्रश्न जो है वो पढ़े इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपके आ ही जाएंगे। इस प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसके अगला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास जो है वो क्या है, समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर इसके बाद में समांतर क्रम में उनको संयोजित कर दिया जाता है। श्रेणी क्रम तथा जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें उत्पन्न ऊष्मा का इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अगर ये चालक तार जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं तो उनमें उनका ऊष्मा का अनुपात जो होगा 4:1 होगा, सी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर
इसके बाद बच्चों ये दूसरा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो यहाँ 10⁻⁻6 जो ओम जो है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, कई बार आया बच्चों, रिपीट हो सकता है, इस बार भी आ सकता है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर है। तो एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर है। सी वाला विकल्प सही होगा। 746 वाट जो है एक अश्वशक्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा नियम जो है ओम का नियम है क्या बच्चों, V=IR। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओम का नियम है। तो यहाँ पर इसमें देखिए कौन सा जो है वो कथन इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो है डी वाला विकल्प आपका गलत है। ठीक है, वो ओम के नियम को व्यक्त नहीं कर रहा है। धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, ये जो है गलत है, क्योंकि आई इक्वल टू होता है यहाँ पर धारा यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R आएगा, ना कि इसमें मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। तो ये प्रश्न आपका वैकल्पिक उत्तर जो है सही है। और यहाँ पर देखिए ओम के नियम के लिए अगर प्रश्न आता है तो V=IR, ये ओम का नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो धारा और विभवांतर का जो ग्राफ रहेगा वो बच्चों एक सरल रेखा में बनेगा। ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो यहाँ पर सरल रेखा के रूप में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों होता है ओम। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प इसका सही होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 3.6 × 10⁻6 इसका आंसर सही होगा। यहाँ पर इतने 1 किलोवाट घंटा में जो है 3.6 × 10⁻6 जो है जूल होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही होगा। विद्युत आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। याद कर लीजिए अच्छे से। धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर में धारा नापी जाती है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है इसका सही होगा। तो यहाँ धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। अगला बच्चों प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर हम बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस में मान रहेगा और 10 की पावर भी क्या होगा, -19 कूलाम होगा, 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर R1 व R2 प्रतिरोध के 2 समांतर तार जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका R1 × R2/R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। ओम के नियम का सूत्र क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया, V=IR। ठीक है, तो ये है ओम का नियम, V=IR, ओम के नियम का फार्मूला ये है। अच्छे से याद कर लिए, इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो है बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें जो तंतु लगा होता है, फिलामेंट होता है, वो किस धातु का बना होता है। तो वो है टंगस्टन धातु का बना होता है। यहाँ पर जो है बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज़ में अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 पर, जिसमें जो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उसको जल्दी से हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ पढ़िए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, तो जो है आपका जनित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघुपथन के समय बच्चों इसका जो विद्युत धारा होती है उसका मान बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका 6वां क्वेश्चन, ये है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो जो विद्युत मोटर होती है बच्चों उसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होना। ठीक है, तो ये विद्युत मोटर के माध्यम से होता है। बी विकल्प सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इस बार भी ये एग्जाम में आने ही वाला है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। अब नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका परिवर्तनशील
जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का जो आकलन है वो किस नियम के द्वारा किया जाता है। तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है उसके माध्यम से जो है हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या विकल्प सही होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि आपका डी विकल्प है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में बच्चों, लग रहा है कि हो सकता है यही आ जाए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका टेस्ला। एक टेस्ला जो है किसके बराबर होता है। तो जो टेस्ला है अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो जो एक टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका ए विकल्प सही होगा, 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा बच्चों, तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। लेकिन जो टेस्ला है उसको किस चीज़ को कहा जाता है, तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, जो कि आपका बी विकल्प सही है। ये वाला इसका क्वेश्चन सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेबर किस राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका ए विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है। बी होगा इसका विकल्प सही, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी, ए और फाई जो है क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या संबंध है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। ये सही है आपका, तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो सही होगा, फाई इक्वल टू बी ए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया इसके। हेल्पफुल लग रहा हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।